नमस्ते। अभी कल हम जो बात कर रहे थे, उसमें हमने पंचकोश विकास के बारे में थोड़ी बातें जानी। उसमें अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बारे में थोड़ी हमने चर्चा भी की। तो शिक्षण को समझने के लिए ये पाँचों कोशों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे गहरा संबंध ये पाँचों कोशों से है। हालाँकि मॉडर्न एजुकेशन में इसकी चर्चा नहीं की गई है या बहुत बड़ा ये मिसिंग पॉइंट है। जो साइकोलॉजी की चर्चा तो केवल जो बीमार या तो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे हैं, उसके टीचर्स के लिए या उन्हीं के लिए केवल थोड़ा बहुत पार्ट मॉडर्न कांसेप्ट में है या तो फिर केवल थियरी के रूप में है, जो जनरल है वो भी। तो आज हम उसके बारे में भी यह बात करेंगे कि खास करके तीसरा जो कोश है मनोमय कोश का, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि शिक्षण का संबंध सबसे ज्यादा कोई पॉइंट ऑफ व्यू से है या कोई पॉइंट से है, तो वो मन से है। आप देखेंगे कि मन कितना महत्वपूर्ण है कुछ भी सीखने के लिए। तो मन का विचार सबसे पहले होना चाहिए, वो अंत तक नहीं होता है। तो हम देखते हैं आज कि मनोमय कोश के बारे में क्या बताया गया है या उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मन का कार्य, मन का स्वरूप, और वो सब तब लिखा गया, तब पढ़ा गया, तब बताया गया जब मॉडर्न में माइंड शब्द नहीं था। माइंड शब्द ही नहीं था तो कंसेप्ट ही माइंड का नहीं था, क्योंकि जो दिखा जाता है, दिखता है, वही महत्व का होता है। वो एक कंसेप्ट पहले यूरोपियन कंट्रीज में था। तब मन की कोई कल्पना नहीं थी। तब हमारे यहाँ शिक्षा के ये क्षेत्र में इतनी बहुत ही ऊंचा स्तर था कि वहां मन की बात की गई। इतना ही नहीं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। ऐसे तत्वों की भी बात कही गई। जो इंद्रियों से पर मन है, मन से परे भी बुद्धि है, और बुद्धि से परे भी वो तत्व है, उसको जानना है। यहाँ तक बात की गई। तो आज मन के बारे में कुछ हम देखते हैं। तो मनोमय कोश 11 से 15 साल की उम्र में पीक पॉइंट पर विकास की स्थिति में होता है। उस समय चिंतन, मनन और जो पढ़ता है बच्चा, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसको सीखना चाहिए, इंडिपेंडेंटली क्या वो पुस्तक पढ़ सकता है तो उससे क्या ग्रहण कर सकता है, वो सब बातें ये उम्र में ज्यादातर संभव हो पाती है। तो एक स्वभाव बनता जाता है सीखने का, पुस्तक पढ़ने का, और वो सबसे आइडियल टाइम यही है 11 से 15 साल की उम्र में, क्योंकि मनोमय कोश का विकास होता है। तो मन के बारे में ये बहुत ही सूक्ष्म बातें बताई है। अब अध्ययन में या तो फिर पठन-पाठन या तो फिर एजुकेशन में उसका क्या संबंध है, वो हम यदि देखें, तो इसका बड़ा रोल है। आज हम देखेंगे कि वातावरण यदि प्रसन्नतापूर्ण नहीं होगा, तो कोई भी विषय सीखने में बहुत देर लगेगी। आप देखेंगे, कभी भी आप फ्रस्ट्रेशन में हो या कोई भी प्रकार के टेंशन में हो, तो तुरंत नहीं सीख पाएँगे। वही आप आनंदित हो, प्रेममयी, प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में हो, तो आप कोई भी विषय को जल्दी ग्रास्पिंग कर सकेंगे। तो प्रसन्न मन होना, क्योंकि वही एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, साधन है ग्रहण करने का। मन से ही ग्रहण होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मन प्रसन्न हो। तो पहले के काल में उसकी बहुत ही चर्चा की गई थी। इसीलिए निसर्गरम्य वातावरण जो नेचर है, उसके नेचर के सानिध्य में, निसर्ग के सानिध्य में, या फिर नदी के किनारे, या फिर ऐसी खुली हवा में कि जहाँ प्राण वायु सर्वाधिक हो, ऐसे स्थानों पर शैक्षणिक संकुल या तो शैक्षणिक विद्यापीठ बनाई जाती थी। उससे क्या होता है कि ज़्यादा प्राण मिलने से, ज़्यादा प्राण तत्व वायु मिलने से मस्तिष्क है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, और उससे वही व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, आसानी रहती है। तो एक तो बाह्य वातावरण जो है उसकी पूरी विचार किया गया था पूरा, और इसलिए निसर्गरम्य वातावरण में, नगर में नहीं। यद्यपि नगर रचना बहुत ही उत्कृष्ट थी उस समय, हम देखते हैं कि बहुत जगह पर ऐसी सभ्यताएँ मिली है, जगह पर उत्तम नगर रचना हो, लेकिन तो भी नगर में शैक्षणिक संस्थाएँ नहीं होती थी।
बाहरी शैक्षणिक संस्था होती थी, निसर्गरम्य वातावरण में होती थी, उसका क्या कारण है? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसको एक साइकोलॉजिकली उसको देखा गया था और वो साइकोलॉजी को देखकर, मनोविज्ञान को देखकर बाह्य वातावरण में जितना प्राणवायु अधिक रहेगा, निसर्ग से साथ जितना संबंध रहेगा, उतना व्यक्ति का मन प्रसन्न रहेगा और वो प्रसन्न मन जितना रहेगा, सीखने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये मनोमय कोश है, वो चिंतन, मनन की तरफ प्रेरता है, लेकिन उसके लिए मन का रक्षण करना, मन को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक मन के बारे में हमने बताया, मनोमय कोश का विचार किया गया है बहुत ही, वो चिंतनात्मक रीत से ये एक विकास होता है उसका। अच्छा, उस समय यदि क्रोध आए, उस समय काम आए, उस समय यदि ईर्ष्या आए, उस समय लोभ आए, उस समय क्रोध से जैसे झगड़ालू वातावरण में विद्यार्थी रहे, तो वो मनोमय कोश की विकृति होती है और वो आगे जाकर उसका ऐसा ही स्वभाव बनता जाता है। तो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया था। खास करके जो पहले के काल की जो विद्यापीठें थे, उसमें आप देखेंगे कि प्रेममय वातावरण का बहुत ही महत्व था। व्यक्ति का चेतना का स्तर, जितना मन का स्तर ऊपर जाएगा, उतना ही वो बहुत ही अच्छी तरह से वो खिल पाएगा। तो एक खिलने के लिए, खुलने के लिए उसको एक मुक्त वातावरण चाहिए। जैसे पंछी को मुक्त आकाश चाहिए। चाहे पिंजरे में आप कितनी भी सुविधा दे दो, लेकिन पिंजरे का जो पंछी है, वो विकसित या तो फिर वो खुल नहीं सकता है, उसमें वो गरिमा नहीं आएगी। यद्यपि उसके पास सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन पंछी को आकाश मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। बाकी का इंतज़ाम वो स्वयं कर लेगा। तो ये ज़रूरी है कि उसको मुक्त गगन दिया जाए, उसको मुक्त वातावरण दिया जाए। तो इसके लिए भी सबसे पहली बात बताई कि प्रेमपूर्ण वातावरण में उसको रखा जाए। हम पढ़ते हैं, तो विश्वामित्र के आश्रम में राम भी जब पढ़ने जाते हैं, तो उसका वर्णन आता है पूरा। और वर्णन में ये बताया जाता है कि उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अर्थात विश्वामित्र उसको जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी विश्वामित्र माने कि वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्वभाव के थे, तो भी वहाँ पर वो मृदुता से कहते हैं कि उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते, अर्थात कि तू श्रेष्ठ, शार्दूल मतलब कि तू नरश्रेष्ठ है और तू उठ और तुझे ऐसा करना है। वो इनडायरेक्ट सजेशन उसके लिए है, तो वो ये देते हैं प्रेम से। तो एक प्रेमपूर्ण वातावरण एक ज़रूरी है। यांत्रिकता के स्थान पर प्रेमपूर्ण वातावरण का ख़्याल रखा गया था, उससे मन बहुत ही प्रसन्न होता है। कि यांत्रिकता जितनी भी आती जाती है, जैसे फ़ॉर्मेलिटीज़ बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, मन जड़ होता जाता है और जितना उसमें प्रेम, भाव, प्रसन्नता होती है, तो वो सबसे अच्छा वे होता है मन को प्रसन्न करने का या एक अच्छी बातें अच्छी तरह से सीखने का। तो ये मन का स्वभाव है ऐसा। जहाँ से भी आपको प्रेम मिलेगा, भाव मिलेगा, आज भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। आप कितना बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो भी जहाँ प्रेम मिलेगा, जहाँ से उसको भाव मिलेगा, वहाँ पर उसका आकर्षण होगा ही। क्योंकि हमारे यहाँ विचार से भी ज़्यादा भाव का स्तर बताया है। हम देखते हैं कि क्या होता है, हम एक दिन विचार करके सोते हैं कि सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाएँगे। अब यही मन विचार करता है और फिर 5 बजते हैं, अलार्म भी बजता है, अलार्म की हम घंटी भी बजा देते हैं, कुछ भी। फिर 5 बजे फिर बंद करके हम ही सो जाते हैं। फिर हम पुनः 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उठने पर वो यही मन फिर पछताता है कि अच्छा 5 बजे उठा होता तो कितना अच्छा होता। क्यों? क्योंकि मन से के विचार से भी ज़्यादा भाव का स्तर है। वो भाव उस समय बदल गया था, इसलिए आपके विचार को कंट्रोल कर लिया भाव ने। कोई भी बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, ये इमोशन का स्तर नहीं जुटवा सकता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं, चाहे वो माता-पिता से छूट जाए, चाहे वो नेचर का इमोशन तोड़ दे, लेकिन कहीं उसका इमोशन रहेगा ही। इसके लिए वो कहीं न कहीं ऐसा हृदय के संबंध के साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि एक मनुष्य है। तो उस तरह से सबसे उसका संबंध माना गया कि जितना शिक्षा का संबंध जितना क्लोज़ होगा, जितना प्रसन्नतापूर्ण होगा, उतना कन्वे अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति मशीन से नहीं, आचरण से ज़्यादा सीखता है। आप भी देखेंगे कि आप यदि अपना जीवन लिखेंगे, अपनी सारी घटनाएँ देखेंगे, तो आपके ऊपर भी कोई जीवंत व्यक्तित्व का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बच्चे भी सबसे ज़्यादा सीखते हैं देखकर और वो भी जीवंत व्यक्तियों को देखकर सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक आचार्य की कल्पना है कि जो आचार्य के पास वो सीखते हैं, वो निस्वार्थ हो, उसका संबंध एक गुरु-शिष्य का हो।
वो एक आइडियल रूप में हो। आजकल उसका संबंध यद्यपि व्यापारी जैसा बन गया है, एक ग्राहक है और एक व्यापारी की तरह है, जैसे एक वस्तु देता है, पैसा लेता है, उसी तरह से वो एक विद्या देता है और उसका शुल्क जो भी है वो लेता है, तो उसकी इफ़ेक्ट उतनी नहीं पड़ती है। आचार्य का एक बहुत बड़ा रोल है और वो शिक्षक को सिखाने के लिए, विद्यार्थी को सिखाने के लिए हरदम कोशिश में रहता है, हरदम प्रयत्नशील रहता है और वो दिखता है कि हाँ, इसका मेरे पर प्रेम है। तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर अलग तरीके से होता है और उसका मन है, वो कुछ करने का वहीं पर सीख जाता है। जैसे निस्वार्थ प्रेम का कोई क्लास ले या तो फिर हम उसको इंग्लिश नाम दे दें अनकंडीशनल लव ऐसा कुछ भी। तो वो सिखाने के लिए एक को अपॉइंट कर दे कोई प्रोफ़ेसर को या फिर कोई एक लेक्चरर को और उसको से दे दे, तो वो नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि वो जो बोल रहा है और वो जो जी रहा है, कर रहा है, वो दोनों में बहुत अलग-अलग ही नहीं है, दोनों में विरोध है। जबकि कोई एक व्यक्ति ऐसा जी कर दिखाएगा, ऐसा ही जिएगा, तो अन्य न जानते हुए भी वो एक संदेश देगा। महात्मा गांधी जी यही कह रहे हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो एक जो पोषण युक्त और जो मन से एक उदारमत भाव जो होता है, दूसरों की तरफ देखने की एक प्रेमपूर्ण दृष्टि का विकास जो बहुत आवश्यक है, वो होता है। वो इसी से होना संभव होता है। तो मन का विकास यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता था क्योंकि वो व्यक्ति एक व्यक्ति बनकर निकलता था। एक आइडियल मानव मनुष्य बनकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, शिल्पशास्त्री अच्छा स बन पाता था और उसकी कलाएँ भी बहुत है। भारत में तो अच्छे-अच्छे डॉक्टर राजवीर जीवकाचार्य जी जैसे डॉक्टर चाणक्य जी जैसे राजनीतिज्ञ ऐसे बहुत निकले हैं। लेकिन वो सबसे पहले ये आप देखेंगे कॉमन इसमें एक फैक्टर था कि वो मनुष्य सबसे पहले थे। मानव मूल्यों को उन्होंने कभी पर दाँव पर नहीं लगाया। ये हम गर्व के साथ कह सकते थे। यहाँ कोई भी महापुरुष, कोई भी क्षेत्र का हो, मानव मूल्य में वो विश्वास या श्रद्धा रखने वाला होता है। जब साक्षरता का जब प्रचार हुआ, तब एक बात गुरुवर्य ने हमको बताई जब गुरुजी वाराणसी में रहते थे, तो प्रचार करने के लिए आते थे। क्योंकि साक्षरता अभियान जब चला, तब व्यक्तियों को साक्षर बनाना चाहिए, ऐसी बहुत बातें निकली। अब साक्षर और शिक्षित, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कोई साक्षर होने से ही वो शिक्षित नहीं हो जाता है। साक्षर होना मतलब अक्षर को पढ़ पाना। अब गुजराती किसी को आती है और आप तो बाहर बैठे हैं, तो आपको गुजराती भाषा नहीं आती है, तो हो सकता है कि आप गुजराती ना पढ़ पाएँ। तो अक्षर को पढ़ पाना, वो एक प्रकार की साक्षरता है। वो अलग-अलग अक्षरों की अलग-अलग होती है कि अक्षर को पढ़ पाना, अंग को पढ़ पाना, वो एक प्रकार की कला है। और शिक्षित होना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब आज जो शिक्षा का जो मापदंड है या शिक्षक कितनी शिक्षित है पॉपुलेशन पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज है, तो इसको कैसे नापा जाता है? तो वही कि कितनी साक्षरता है, तो कितने अक्षर लोग पढ़ पाते हैं, उससे ही उसकी निश्चित होती है। जब कभी भी इतना लेवल डाउन नहीं था कि कोई अक्षर जानने से ही केवल शिक्षित नहीं बन जाता था या तो फिर अक्षर ही नहीं आए, तो उसको अशिक्षित नहीं कहा जा सकता था। तो वो प्रचार करने के लिए वाराणसी में उन दिनों आते थे, सालों पहले की बात थी। तो उस समय वो बताते थे सब लोगों को इकट्ठा करके गाँवों में कि हम आपको अक्षर का ज्ञान देंगे, आपको अंक सिखाएँगे, आपको पैसे गिनना सिखाएँगे, आपको बहुत ज़रूरत है। आप ₹100 मानो कमाते हैं और ₹10 की वस्तुएँ लेने जाते हैं, आप शहर में जाते हैं, आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी तबीयत दिखाने के लिए। तो क्या करते हैं कि उसकी कुछ ₹10 ₹20 फीस है या फिर कुछ वस्तुएँ ले ली 10-20 रुपए की। तो आपको मानो कि ₹10 की वस्तु ली तो आपको ₹90 वापस मिलने चाहिए, लेकिन वो आपको पता होने चाहिए। यदि आपको वो नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि आपको कोई ₹50 दे देगा, ₹70 दे देगा, कोई ₹30 दे देगा, ऐसी बहुत घटनाएँ होती हैं। ये हमने देखा है कि आप लोगों को चीट करते हैं वो लोग। इसके लिए आपको अपने आप को बचाने के लिए ये अक्षर ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। आप साक्षर होंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए आपको अक्षर ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। यदि अक्षर ज्ञान ले लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वो तो सब सुन रहे थे। तो बीच में एक जो व्यक्ति था, जो थोड़ा विद्वान था, उसने पूछा कि अच्छा ये व्यक्ति तो बराबर है, अक्षर ज्ञान नहीं है, तो ये साक्षर नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, इसलिए तो ये लोग को वो चीट कर देते हैं। अच्छा, वो जो चीट करते हैं वो कौन है आपके?
ऑब्वियसली उसने बताया कि हाँ, ये साक्षर है कि निरक्षर है? तो बोले नहीं वो तो हायर एजुकेटेड है। मतलब एजुकेशन इन्होंने बहुत लिया है, तो वो तो साक्षर ही है, वो शिक्षित है हमारे। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि यदि आप उनको वो कितने साल पढ़े हैं? वो बताया कि वो भी 10-15 साल की उन्होंने 15 साल की शिक्षा ली है, किसी ने 20 साल की ली है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि यदि 15-20 साल में उसने ये नहीं सीखा कि कोई व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति के अज्ञान का फ़ायदा इस तरह से नहीं ले पाऊँगा या तो नहीं लेना चाहिए मुझे। वो आपने उसको 15 साल में नहीं सिखाया, तो आपको क्या लगता है? आपको उसको सिखाना चाहिए साक्षरता का प्रचार करने के लिए वहाँ जाना चाहिए या फिर इसके पास आना चाहिए? कहाँ कमी है? तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये बात तो सही है, क्योंकि जो इसको चीट कर रहा है, वो तो हमारा बहुत बड़ा शिक्षित है। वो तो हमारी तरफ से या तो हमारी व्याख्या के अनुसार वो तो बड़ा साक्षर है। तब ये बात चली जो गुरुजी ने एक दृष्टिकोण दिया कि साक्षर की व्याख्या या शिक्षित की व्याख्या ही बदलने की ज़रूरत है। वो मनोमय कोश के साथ संबंधित है। आज ये कोश का विकास प्रायः बहुत सारे शिक्षितों में नहीं मिलता है। इसलिए ये गुण उसमें नहीं आ पाता है। मन की वो सोच का तरीका एक प्रकार के बहुत संकुचित हो गया है। इसलिए वो हर एक बात अपने को ही केंद्र में रखकर, अपना स्वार्थ ही केंद्र में रखकर वो सोचता है। जबकि मनोमय कोश का विकास होते ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना फलित होती है और व्यक्ति विस्तृत विचार सरणी वाला, स्वीकार करने वाला होता है। तो ये मनोमय कोश की शिक्षा वो बहुत ज़रूरी है। आजकल वो वहाँ नहीं मिलती है स्कूल के एजुकेशन में या कहीं बाहर के विद्यापीठों में, लेकिन वो हमको देनी चाहिए उनको क्योंकि उसके जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा, वो संकुचितता का कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। वो धीरे-धीरे समाज से अपने कुटुंब के बारे में ही विचार करेगा परिवार और धीरे-धीरे वो परिवार से ही अपने 2 लोगों के ऊपर ही विचार करेगा, 2 लोगों से धीरे-धीरे अपने के बारे में और फिर अपना के बारे में भी विचार नहीं करेगा, उतना वो जड़-मनस्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया है 11 से 15 साल की उम्र के बच्चे को खास करके ऐसा वातावरण हम पहले से ही बनाए वो उत्तम है। जैसे बीच में ऐसा आया कि सज जितनी हम उसको पनिशमेंट देंगे, उतना ही बच्चा सुधरेगा, उतना ही बच्चा ज़्यादा काम करेगा। लेकिन ये व्याख्याएँ गलत होती गई, क्योंकि जैसे-जैसे शिक्षण के प्रयोग होते गए, उसमें ये पता चलता गया कि विद्यार्थी को पनिशमेंट से ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। अनुशासन उसकी जगह पर है ही, लेकिन विद्यार्थियों में भी 90% विद्यार्थी को अनुशासन के बिना प्रेम से ही समझाया जा सकता है, प्रेम से बदला जा सकता है। तो प्रेम की ये शक्ति मध्यकाल में बाद में सामने आई। आप गीजूभाई पटेका को गुजराती के जो एक बहुत बड़े कार रहे मोंटेसरी पद्धति को उन्हें पुनर्जीवित किया, उसका श्रेय उनको जाता है। तो आप ये देखेंगे गांधी जी की नई तालीम में देखेंगे, विनोबा के शिक्षण प्रयोग में देखेंगे तो ये सब बातें आपको जानने को मिलेगी कि ये अ, प्रेम का जो महत्व शिक्षण में है, वो सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि मन से जो कुछ कन्वे करना है, तो प्रेम से ही हो पाएगा। इसके लिए हमारे यहाँ भगवान ने भी गीता में भी, भगवद गीता जैसे ग्रंथ में भी बताया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ऐसी बहुत सारी बातें आई कि श्रद्धा की क्या ज़रूरत है। तो भारत के कोई भी संप्रदाय में या धर्म में उसकी बात बताई गई। क्यों? क्योंकि तभी हम ग्रास्प कर सकते हैं, तभी हम ग्रहण कर पाते हैं। तो ये मनोमय कोश की बात हुई। तो वो 11 से 15 साल के बच्चों को खास ये सब पढ़ाना चाहिए, ये सब चिंतनशील उसका स्वभाव बनाना चाहिए, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। जो आज क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, स्कूल में ऐसा वातावरण उसको नहीं मिल पाता है, उसको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वो कहीं से भी वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा नहीं ले पाता है। चौथा कोश सबसे महत्व का है, उसका जो ये मनोमय कोश जैसे मन के साथ संबंधित है, उसका एक रोल है मन का, उसी तरह से विज्ञानमय कोश बुद्धि के साथ संबंधित है, सृजनात्मकता का इससे संबंध है। व्यक्ति सर्जन करे अपना। हम आज की शिक्षण पद्धति में क्या हो रहा है कि उसको हम नंबर आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, उसको हम कॉम्पिटिशन में डालते हैं, तो बहुत उसके माइंड पर उसके स्ट्रेस होता है। उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, उसकी बुद्धि एक संकुचित हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो यूनिक है।
कुदरत ने यदि किसके जैसा उसको बनाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, अपने आप में वो विकास करे इसके लिए वो भेजा है। बहुत अच्छा उदाहरण देते थे गुरुवर्य इस समय पाठ के समय हमको जब पढ़ाते थे। तो शंकराचार्य जी का एक शिष्य था, उनको शंकराचार्य जी पढ़ाते थे उस समय। तो गुरुजी उदाहरण देते थे उसका कि वो जभी भी उसका ईयर पूरा होता था, तो पहले के काल में गुरु निश्चित करते थे कि किसको घर भेजा जाए, किसको यहाँ रखा जाए, किसको और पढ़ाया जाए। वो डिसीज़न माता-पिता या शिष्य नहीं लेते थे, उस समय पर गुरु लेते थे कि इसको कब तक यहाँ रखना है। तो 2-3 बार उसको जब एग्ज़ाम आई तो उनको पूछा गया मौखिक इंटरव्यू में कि तुझे क्या बनना है? तो उसने बताया कि मुझे गुरु जैसा बनना है या तो फिर मैं गुरु बनना है, मुझे शंकराचार्य बनना है। तो उसको अभी तू रहे इधर, अभी तेरा बाकी है पढ़ाई। तो उसने दूसरी बार भी ये बताया कि मुझे दूसरा शंकराचार्य बनना है, तो उसको कहा तू अभी इधर ही रह। अब जब तीसरा चौथा साल आया, तब उसको बताया कि तुझे क्या बनना है? तो उसने बताया कि मुझे दूसरा शंकराचार्य नहीं, प्रथम आनंदगिरी बनना है। तो आनंदगिरी उसका नाम रहा होगा। तब उसने बताया कि अब तू जान गया है, ये सार तुझे आ गया है, ये तू जान पाया है ये सब कुछ। उसने ये बताया कि मुझे कोई दूसरा नहीं बनना है, किसी की कॉपी नहीं बननी है, अपितु मुझे मैं ही बनना है प्रथम। किसी की कॉपी नहीं हूँ मैं, वो दूसरा कुछ नहीं बनना है, लेकिन मुझे ही अपने आप को इतना विकसित करना है कि मैं ही उत्कृष्ट हो जाऊँ। पेड़ के हर एक पत्ते आप देखेंगे, हर एक पत्ते में कोई विशेषता है, अपने आप में वो यूनिक है। कुदरत हर एक को एक यूनिक पर्सनैलिटी देती है, अपने व्यक्तिमत्व देती है। हमारे जो थंब होते हैं, उसकी प्रिंट भी अलग-अलग है। इतना ही नहीं, हमारी नहीं, जो गए हैं मनुष्य उसका, अभी जी रहे हैं उसकी और अभी आने वाले इतने मनुष्य हैं, वो सबकी आप थंब प्रिंट देखेंगे, तो सबकी अलग-अलग आएगी। हर एक में वो विशेषता है, हर एक में अपनी एक निजी स्वभाव है। वो हम यूनिक उसको कहते हैं। तो ये बात शिक्षा जगत में सर्वप्रथम लागू होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति कुछ सीखने आया है और वो कुछ बनना चाहता है अपनी रीत से। हम उसको क्या कहते हैं हम पहचानते नहीं हैं। सबसे प्रथम जो मॉडर्न जो शिक्षा की खामी है उसके बारे में हम कंपेयर करते जाएँगे, तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो देखने का तरीका था, जैसे आयुर्वेद में प्रकृति का परीक्षण होता है, उसमें मानसिक प्रकृति भी होती है। उसी तरह से एक प्रकार के जो वो ऑब्ज़र्व करके बच्चों को वो किस तत्व का है और वो क्या बनना चाहता है, क्या वो बन सकता है, वो पहचाना जाता था। अब वो सबसे प्रथम जो पॉइंट था वही था। हम आप देखेंगे कल एक आप प्रयोग करिए कि आपने जो भी शिक्षा ली है, चाहे कॉमर्स की, चाहे साइंस की, चाहे आर्ट्स की, आप अपने आप में आप एक प्रयोग करिए, वो आप बैठे। कल का दिन वो आप जवाब देने का है, आप कमेंट में लिखिए। आप प्रामाणिकता से वो कहिए कि आपको वो अपने जीवन में कितनी काम आई। उसके 2 विभाग करिए, व्यवसाय में कितनी आई और जीवन में कितनी आई। हो सकता है आप जो पढ़े वो व्यवसाय आपका न हो, तो कितनी परसेंट आई, व्यवसाय में कितनी परसेंट आई। अब ये प्रयोग करें, अपने आप को आपको पता चलेगा। आप प्रामाणिकता से कोई किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो शिक्षा कितनी काम आती है और वो कितने काम की आपको लगती है कि आपके जीवन में उतना कितना प्रभाव पड़ा फॉर्मल एजुकेशन का। अच्छा और दूसरा भी एक बताइए कि आप किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से प्रेरित हो गए हो, किसी ब सिचुएशन से या कोई भी प्रकार की एक इवेंट से या फिर मूवमेंट से, तो वो भी आप लिखिए कि उसका कितना प्रभाव पड़ा। इनफॉर्मल एजुकेशन का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए ये बुद्धि का जो काम है, मनोमय कोश का काम है विज्ञानमय कोश का जो काम है, वो सृजनात्मकता का है। अपने आप को व्यक्ति को यूनिक है और वो प्रथम चरण है वहाँ का। वो व्यक्ति ने पहचान लिया, तो आज हज़ारों लोग कहते हैं कि पहले के काल में इतने अच्छे वैद्य थे, इतने अच्छे रसायन शास्त्री थे और उसके इतिहास मिलते हैं। और हम बता सकते हैं अभी भी कि अभी ग्रंथों के आधार पर कलम उसके डेटा देने वाले हैं। तो बहुत कुछ उसमें है। तो इतने सारे शिल्प कला में मास्टर पाए जाते थे, रसायन विज्ञान में ऐसे थे, वैद्य इतने थे, बहुत लोग ऐसे थे। तो वो क्यों उतनी ऊँचाई पर छू गए? उतना सारे वो जैसे चाणक्य थे, राजवीर जीवकाचार्य थे और आज के बच्चों में क्या है टैलेंट नहीं है या ऐसा कोई बन नहीं पा रहा है या एजुकेशन नहीं है, क्या है?
तो उसका तो बहुत उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन मैं आपको आंसर दूँ या तो आप भी सोचेंगे तो यही आपको लगेगा कि कोई एक ध्यान देने वाला जो पॉइंट है, तो वो ये है कि कोई बच्चे में ऐसा अ, उम, ऐसी योग्यता थी कि वो फर्स्ट क्लास डॉक्टर बन अ, बन सकता था। वो क्या होता है? वो फोर्थ क्लास इंजीनियर होता है। कोई प्रथम क्रमांक का साहित्य सर्जन करने वाला हो सकता था, वो थर्ड क्लास डॉक्टर बनकर बैठा है। कोई उत्तम कक्षा का गायक या संगीतकार बन सकता था, वो क्लासलेस इंजीनियर बना बैठा है। कोई उत्तम कक्षा का शूरवीर बन सकता था, वीर बन सकता था, लड़ाई लड़ सकता था। वो क्या कर रहा है? वो कहीं और कार्य कर रहा है, कहीं टाइपिंग कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो संभावनाएँ हैं, अनंत संभावनाएँ हैं, व्यक्ति में जो पड़ा था बीज, वो पहचानने की एक जो सीक्वेंस थी, ये पहचानने का जो मैकेनिज़्म था, वो चला गया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो अच्छा कैसे पहचाने, उसकी रीति हम आज भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े बहुत व्यक्तियों में वो प्रयोग कर सकते हैं, आगे जाकर उसका ऑब्ज़र्वेशन करके थोड़े बहुत व्यक्ति ऐसे निकाल सकते हैं कि जो हम ऑब्ज़र्व करें, हम थोड़ा बहुत उसकी टेक्निक का उपयोग करें और ये आज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चला गया है, बीज के रूप में आज भी है। तो इसका हम उपयोग करके बहुत कुछ आज भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम है व्यक्ति की संभावना। आप भी देखेंगे कि कोई 20 साल के, 25 साल, 30 साल उसके बाद पढ़कर फिर चेंज कर देता है अपनी लाइन। कोई एकदम मशीन के साथ काम करता है, फिर उसको वहाँ से कंटाला आता है, फिर चेंज कर देता है। तो उसकी बात ये नहीं है कि उसको ही क्यों कंटाला आया, बाकी तो सब काम कर रहे हैं, नहीं। उसका ये मैकेनिज़्म नहीं था। उसके वहाँ ढालन नहीं थी। वो एक न एक दिन तो इधर आने ही वाला था। अभी आ गया, अच्छा है, नहीं तो बाद में ही आने वाला था। तो क्या होता है इसमें, व्यक्ति में क्या बीज पड़ा है, वो देखने का एक मैकेनिज़्म होता है। वो आज कोई पहचानता नहीं है क्योंकि माता-पिता तय करते हैं या तो हम तय करते हैं कि उसको क्या बनना चाहिए। तो यदि उसकी स्ट्रीम समाज में ऐसा चल रहा है कि सब डॉक्टर बन रहे हैं, पीछे की सदी में ऐसा हुआ, पीछे 20-25 साल पहले ऐसा हुआ कि सब डॉक्टर बनने लगे, तो सबको डॉक्टर डॉक्टर ही बनाना है। फिर अभी ऐसा हुआ कि आईटी में गए, तो सबको आईटी में मतलब जो-जो बुद्धिमान लगे सबको देख-देख कर, ढूँढ-ढूँढ कर हम आईटी में भेजने लगे। अब शायद कुछ और आएगा, कोई और एक लाइन आएगी। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक क्या होता है समाज का और व्यक्ति निश्चित करेगा जो दूर-दूर है या फिर ऐसा एक खबर या तो फिर इसका एक माहौल बनता जाएगा समाज में और वो माहौल के प्रभाव से व्यक्ति अपनी लाइन चूज़ करेगा, जो कि बहुत ही उसकी विकास में हाँ, वो बन जाए, वो कमा ले पैसा, वो कुछ सेट हो जाए, वो तो हो जाएगा। लेकिन उसमें एक बात रह जाएगी, जो उसका अंतर का जो भाव था या अंतर में जो बीज था, वो विकसित होना रह जाएगा। ये कन्क्लूज़न यही होगा कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो सेट नहीं होगा, वो सेट शायद हो जाएगा, लेकिन उसके पास से जो संभावनाएँ थी अनंत, वो यदि बाहर आने और उसका लाभ जो समाज को मिलना था, पूरे राष्ट्र को मिलना था, वो नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखें कि विज्ञानमयी कोश के विकास से वो संभावनाएँ फलित होती है, तो विज्ञानमयी कोश सृजनात्मकता को सिखाता था और वो विज्ञानमयी कोश के विकास के सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे प्रथम चरण था कि उसमें कौन-सी सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी अलग-अलग है, सब में है। तो वो पहचानना वो एक मैकेनिज़्म था गुरुकुल का, वो तो आज पूर्ण रूप से नहीं आ सकता है कि अंशात्मक रूप से तो आज भी आ सकता है वो, तो ये प्रथम धारणा थी। दूसरा, विद्यार्थी को कोई भी सर्जन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और सर्जन ये सबका विषय गिना जाता था। अब दूसरा विषय क्या आया कि विज्ञानमय कोश को ही हम ध्यान में रखें, तो ये जब से स उन 19th सेंचुरी में ये जब विभाग किए गए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, सबसे बड़े जो एजुकेशनलिस्ट थे, वो यहाँ पर आरोप करते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये जो विभाग है, वो किस स्तर पर किए गए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति आर्ट्स में माहिर ना हो सके। ऐसा कहीं है ही नहीं है गिनती। और आप ही अपने जीवन को देखेंगे, तो आपके जीवन में भी आप साइंस का भी उपयोग करते हैं, कॉमर्स का भी उपयोग करते हैं, आर्ट्स का भी उपयोग करते हैं।
जैसे संगीत कला है, वो वैज्ञानिक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, वो संगीत भी जानते थे, संगीत भी सीखते थे। बहुत वैज्ञानिकों की भाषा पर इतना प्रभुत्व था। तो ये जो और भाषाविद होता है, जैसे आयुर्वेद में ही गिने, तो पूरा जो अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ है, वो पूरा पद्यमय रचना में दिया गया है। तो ये कवि भी थे, तब तो पद्य रचना कर सकते थे या तो गा सकते थे, संगीत के स्वर को जान सकते थे। और फिर ये आयुर्वेद की साइंस की बात करते हैं, तो ये साइंस और आर्ट्स, ये दोनों विरोधी पहलू नहीं है। तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ा अन्याय हुआ जो बुद्धिमान विद्यार्थी है उसके ऊपर। क्यों? उसकी लिमिटेशन आ गई। कुछ ही विषय आप पढ़ सकते हो और उसी स्ट्रीम के आपको ज़रूरी लगे या न लगे, आपकी टेंडेंसी है या नहीं है, आपके ऊपर थोपे गए। जभी भी व्यक्ति का आप देखते हैं कि बाल मज़दूरी सब लोग मिटाना चाहते हैं और वो मिटनी ही चाहिए, उसके साथ हैं हम। लेकिन केवल बाल मज़दूरी नहीं, हम एजुकेशन में भी जो अननेसेसरी सब्जेक्ट है, वो क्यों नहीं मिटने चाहिए? आज हम देखते हैं, आज हम अपने आप के जीवन में और खुद जो एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर सबको यदि आप ऐसा चिंतन करेंगे, यदि ऐसा अपने आप को जाग कर देखेंगे, तो उसमें वो पाएँगे कि आप कल हमको बताइए यहाँ पर कमेंट में कि आपने जो पढ़ा है, उसमें नेसेसरी कितना था और अननेसेसरी कितना था। और एक बात अच्छी हो गई कि कोरोना में जब भी एसेंशियल का भेद दिया गया कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, ऐसे 2 भाग किए गए। तो उसको शिक्षा में स्कूलिंग शिक्षा को या तो फिर अभी जो सिस्टम चल रही है उसमें सबको बताया गया ये आना आवश्यक नहीं है। जैसे किराना की दुकान में चावल आवश्यक है, तेल आवश्यक है, ये आवश्यक है, मेडिकल सेवाएँ आवश्यक है, तो शिक्षण उनमें लिखा कि ये एसेंशियल नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। हमको तो ये बहाने अच्छा लगा कि अभी तो पता चल गया कि आवश्यक नहीं है। तो बहुत सी बातें ऐसी होगी, आप अपने आप को पूछिए कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो आवश्यक नहीं है। अब जो बातें आवश्यक नहीं है, वो उसको पढ़ाया जाए, तब वो बर्डन करता है। वो चाहे इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी प्रकार की शिक्षा की कोई भी विषय हो, वो एक बर्डन करता है। विज्ञानमय कोश में उसको सृजनात्मकता किसकी है वो पहचानना है पहले, पहचान कर उसको और विषय पढ़ाए बहुत अच्छा है, ना पढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो विषय पर उसको अन्याय नहीं होना चाहिए। ये प्रारंभिक सूत्र है। ये सबसे पहली शर्त है शिक्षा की, जो व्यक्ति का जो विषय है, जिसके उसका रुझाव है, जिसमें उसका रस है, जिसमें वो विषय आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि विद्यार्थी को आधे घंटे आप एक विषय को दें और वो विषय पढ़ते-पढ़ते यदि वो व्यक्ति समय को भूल जाए, समय उसके लिए शून्य हो जाए, तो मानना कि वो उसका गहराई से उसका नाता ये विषय के साथ है, वो उसका विषय है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर आती है कि वो तो उसको पढ़ाना ही चाहिए, वो उसका हक है, वो सीखने को आया है, वो उसके अंतर की चाह है, तो वो विषय उसको सीखने को मिलना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन जब हुआ, तब बहुत बड़े अन्याय हुए। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो कवि बन सकते थे, वो केवल वैज्ञानिक बनकर रह गए। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते थे, वो मात्र 4-5 भाषा की किताब लेकर बैठ गए और केवल 5 से 6 नॉवेल लिख दी, जबकि उसका माइंड बहुत बड़े वैज्ञानिक बनने का था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी चूज़ कर ली। आर्ट्स फैकल्टी में साइंस का कहीं नॉलेज नहीं हुआ। किसी ने साइंस में गए, तो आर्ट्स का, कॉमर्स का कोई संबंध नहीं रहा। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते एक भी तरीके से, क्योंकि वो विषय जो संबंधित होते हैं या तो फिर अलग-अलग होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन एक उम्र के बाद वो विद्यार्थी करे। 4, 5, 6, 7 जितने भी विषय उसको सीखने हैं, रस रुचि हो, वो करे, वो कोई और नहीं करना चाहिए। ये विज्ञानमय कोश की बात बताई। 5वाँ बहुत ज़रूरी और अंतिम कोश, उसका संबंध प्रसन्नता से, उसका संबंध अंतर के ध्यान से, उसका संबंध चेतना के स्तर से है, ये है आनंदमय कोश। हमारे यहाँ संगीत का बहुत महत्व दिया। ऐसा ही नहीं कि एक फैकल्टी संगीत की रखी, लेकिन हर एक शिक्षा जब आप लेते हैं, तो वो संगीत उसमें प्रायः करके संगीत का उसमें स्थान दिया गया। एक कला अपने आप में तो है ही, लेकिन ये जीवन से जुड़ा एक विषय रखा गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कितना भी टेंशन हो, कितना भी वो फ्रस्ट्रेट हो गया हो, यदि संगीत सुनता है तो उसके ऊपर प्रभाव होता है और मॉडर्न साइंस जैसे-जैसे विकसित होता जा रहा है, वो अनुभव करता है कि पक्षियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर अनेक प्रकार
कि जीव सृष्टि के ऊपर भी संगीत का प्रभाव है, तो मनुष्य तो पंचेंद्रिय पूर्ण है, उसमें मन बुद्धि भी है। तो ये पूर्ण होने पर उसके ऊपर तो बहुत ही उसका प्रभाव है। इसलिए संगीत एक आवश्यक विषय माना गया और उसका संगीत, ध्यान, भजन ये प्रार्थना आगे क्यों रखी गई? क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारा संबंध आनंदमयी कोष से है। जब आनंदमयी कोष का विकास हो जाता है, तो व्यक्ति की अंतर की शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे हमने कल प्राणमयी कोष में बताया, उसी तरह से अंतर की शक्ति जागृत होने से व्यक्ति के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आज इतनी हम देखते हैं कि इतने युवा वर्ग में आज शिक्षा तो अच्छी ले ली है और विकसित भी हो गए हैं, सेट भी हो गए, लेकिन एक अवश्य ही उसमें आपको देखने को मिलेगी एक कमी। बहुत सारी कमियों में से सबसे महत्वपूर्ण कमी कि इसमें प्रसन्नता नहीं है, इसमें कुछ करने की कुछ तीव्रता नहीं है। आप देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये प्रसन्न नहीं है, वो आनंदित नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा पॉइंट मिसिंग है, ये आनंदमयी कोष का। उसकी भी पूरा ध्यान रखा गया था, इसके लिए ध्यान आवश्यक है। और अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि ध्यान का एक सब्जेक्ट अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, वो एक ध्यान का विषय को या संगीत के विषय को ऐड करना चाहती है हर एक स्टैंडर्ड वाइज़। तो उन्होंने देखा है कि इसके बहुत प्रभावी मनुष्य के चेतना के स्तर पर है और शिक्षण का प्रयोग वो जड़ के ऊपर का प्रयोग नहीं है, वो चेतना के स्तर के ऊपर का प्रयोग है। तो ये कागज़ के ऊपर प्रयोग नहीं है, इसके लिए ओपन योर बुक दैट इज़ नॉट एजुकेशन बट ओपन योर माइंड एंड ओपन योर हार्ट दैट इज़ एजुकेशन। इसके लिए जो आपका हृदय खोल दो, मस्तिष्क जहाँ खुल जाए, तो ये एक मस्तिष्क के एक हृदय से हृदय का जहाँ संबंध आता है, वो एजुकेशन है। तो वो जब हम आगे शिक्षण में बढ़ेंगे, तभी ये बातें जान पाएँगे और आज भी जो शिक्षणविद है, वो भी जब भारतीय शिक्षा का अध्ययन करेंगे, तब उसको भी लगेगा कि नहीं, शिक्षा के प्रयोग अभी तो हम बहुत बहुत ही प्राइमरी स्टेज में हैं। लेकिन पहले के लोग जो 10-10 हज़ार साल पहले के शिक्षा में बहुत कुछ उन्होंने ये कोष को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजिकली उसको डिफाइन किया है, वो वास्तव में ही बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। तो ये मैंने 5 कोष की बात की। अभी जो मॉडर्न में जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें हमने 3 तरह का देखा था कि एक तो आजीविका है उसकी, एक डिग्री है और तीसरा सामाजिक मान्यताएँ है। ये हमने कल बात की थी कि डिग्री सामाजिक मान्यता के लिए चाहिए, आजीविका चाहिए और व्यक्तिगत विकास चाहिए। व्यक्तिगत विकास के लिए ये पाँचों कोषों को समझना, ये पाँचों कोषों को एप्लीकेशन करने के लिए विविध क्रियाकलाप करना, ये हम शिविरों में यहाँ पर सिखाते ही हैं और वो तो शिविर यहाँ होने ही वाली है। तो इसके बारे में हमारे वीडियोज़ भी यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर है और यहाँ पर हम ये जो सारी क्रियाकलाप है पंचकोश के विकास के लिए, वो हम यहाँ पर भी सिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न में और इसमें क्या-क्या अंतर है और ये हम प्रूव करते जाएँगे। ऐसे-ऐसे 26 पॉइंट है। हमने एक पुस्तक लिखी है, गुरुकुल शिक्षा, वह मॉडर्न शिक्षा के विषय पर। तो गुरुकुल शिक्षा कर जी पुस्तक है, वो जैसे ही ये छुट्टियाँ पूरी होगी लॉकडाउन वगैरह, उसके बाद ये पुस्तक आपको मिल सकती है संस्कृति गुरुकुल से। ये पुस्तक में हमने 26 पॉइंट्स की चर्चा की है। कुछ चर्चा मैं अभी करूँगा, उसमें थोड़ी संक्षिप्त रूप में की है और 2-3 मुद्दा लेकर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा और आपको वो ध्यान में आएगा कि कहाँ-कहाँ पर चूक है। ये कहने का इतना ही तात्पर्य है कि बच्चों का समय बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए और बिगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो गोल्डन टाइम है। हमारे यहाँ से लेकर ही इंग्लिश में कहावत बनी है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। वो इसलिए बनी है क्योंकि गोल्डन का व्यय जितना भारी पड़ता है, गोल्ड का व्यय कोई नहीं करता है, उसी तरह से ये टाइम का व्यय नहीं हो, उसका पूरा उपयोग हो और वो विषय बहुत सारे विषय वो सीख सके, वो भी स्ट्रेस के बिना। इसलिए एक सिस्टम का निर्माण किया गया था, सीखने के अनेक प्रकार की पद्धतियाँ और अनेक प्रकार के आयाम उसमें दिए गए थे, उसकी मैं आज बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मॉडर्न शिक्षा का जो सबसे पहला है स्टैंडर्ड सिस्टम। तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि पहले के गुरुकुल में स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं थी, उसके बहुत सारे कारण थे और उसके स्थान पर क्या था, तो एक प्रकार की ग्रुप सिस्टम थी। क्या था, वो तो हम बाद में
देखेंगे क्यों था, ये भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है और उसमें बच्चे के ऊपर क्या नहीं होता है, वो हम थोड़ा देखेंगे आज। कोई भी विषय सीखने की एक पद्धति होती है और कोई भी विषय सीखने का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। जैसे भारत भर में और भी अभी वीडियोज़ देख रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है, कोई कहीं बैठा है और कुछ देख रहा है। आप सब लोग अभी गुरुकुल शिक्षा के ऊपर आप देख रहे हैं क्योंकि आपका ग्रुप हमारा जो भी 500 1000 लोगों का जो भी ग्रुप होगा, वो पूरे इतने करोड़ों लोगों में से ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये पढ़ रहा है, इसके ऊपर आज चिंतन कर रहा है। यही समय पर और भी लोग बहुत सारे ऑनलाइन जुड़े होंगे, कहीं पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ भी। क्यों? क्योंकि इतने लोग ये विषय को जानते हैं या मानते हैं या प्रयत्न करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। उसी समय पर दूसरे लोग कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या है? तो कि ये विभिन्न रुचि है। रुचि नाम वैचित्र्य ये अलग-अलग प्रकार की रुचि है। इसके लिए अलग-अलग लोग अलग-अलग वस्तुएँ करते हैं। उसमें भी 3 कैटेगरीज़ है। एक ही आप इतने लोग देख रहे हैं, उसमें भी सभी लोग एक प्रकार का ग्रहण नहीं कर पाते। यद्यपि सब सुनते एक जैसा ही है, एक ही तरह का, एक ही वक्ता का सुनते हैं, तो भी आपका ग्रास्पिंग अलग-अलग लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली बताया गया कि कोई व्यक्ति की क्षमता सीखने की कोई एक विषय में अलग रहेगी, दूसरे विषय में अलग रहेगी। विषय वाइज़ ऐसा है, आपका आईक्यू चाहे कितना भी हो, लेकिन वो आईक्यू विषय वाइज़ रहेगा। ये मॉडर्न भी अभी तक ये नहीं जान पाया है, लेकिन आईक्यू के बारे में हमारे यहाँ इतनी खोज हुई थी कि एक आईक्यू जो साइंस सीख सकता है अच्छी तरह से, ज़रूरी नहीं है वो काव्य सीख पाए अच्छी तरह से। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे विषय को, ये गणित को अच्छी तरह से सीख पाए। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी अलग है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये बताई गई या तो फिर उसको न्याय दिया गया कि वो कुछ सीख कर आता है। वो रीबर्थ हम मानते हैं, इसके लिए भारतीय जो विचारधारा है, या तो जो एजुकेशन के बारे में जब उसने सोचा या तो फिर इतना सारा लिखा या फिर इतने विचार किए, उसमें प्राइमरी स्टेज पर या तो फिर फंडामेंटली ये माना गया कि व्यक्ति कुछ सीख कर आता है, वो यहाँ पर शुरुआत नहीं करता है। शुरुआत उसकी हो गई है और यहाँ पर वो आगे आकर अभी अभिव्यक्ति के स्तर पर है, कुछ उसमें संस्कार है, कुछ उसमें बीज पड़े हैं, तो उसको ही निकालना है, तो उसकी अभिरुचि, उसका रस, उसका अट्रैक्शन वहाँ पर होगा। तो ये एक फंडामेंटली बात है। अच्छा, अब जो हम मॉडर्न पढ़ते हैं, उसमें फंडामेंटली ये बात नहीं है। वो मानते हैं कि व्यक्ति का कोई रीबर्थ नहीं होता है। क्योंकि जब उन्होंने ड्राफ्टिंग किया, जिन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम को, उसको एक प्रकार से उसको संकलित किया, उसकी मान्यता का भी उसमें असर आता है। वो चाहे चिकित्सा हो, वो चाहे कुछ भी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, वो जो बनाने वाले हैं, उसकी माइंड का यदि वो ऊपर नहीं उठा है मस्तिष्क के या अपने विचारों से, अध्यात्म का कोई उसमें संबंध नहीं हुआ है, तो पूरी की पूरी उसकी विचारधारा या उसकी असर इस पे आने की संभावना है, जो आई है। वो ऐसा मानते हैं कि सभी बच्चे एक ही स्तर के होते हैं। उसको वातावरण मिलता है, तो अच्छा वातावरण मिले वो आगे चला जाता है, जिसको नहीं मिलता है वो मध्य में रहता है, बिल्कुल नहीं मिलता है वो कम या तो फिर दुर्बल रहता है। पूर्व जन्म जैसा कुछ होता नहीं है, तो हर एक बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं और ऐसे ही वो विकसित होते जाते हैं। जबकि ये अब जितना साइंस आगे बढ़ा उसमें ये मान्यता तो ऑब्वियसली वो फेल होती गई, क्योंकि सब मानने लगे कि प्रतिभा कुछ ही लोगों के पास होती है, कुछ लोग सामान्य ही होते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा क्षमता होती है और वो भी कोई विषय में ही उसकी प्रतिभा होती है। कोई विषय में उसकी प्रतिभा नहीं ही होती है, बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो ये एक ध्यान में जो सत्य बहुत सालों बाद आया, सदियों बाद आया, वो उनके ध्यान में पहले आ गया कि अच्छा, ये सब आईक्यू का लेवल बहुत हो सकता है, किसी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है सब विषय में वो प्रतिभा दिखा पाए, उसके कुछ ही विषय होते हैं। तो ये एक बात समझ लेनी है। अब स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या किया गया कि सबसे कम से कम विद्यार्थी, मतलब जो मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी है, या तो जो बिल्कुल जिसको वातावरण नहीं मिला, ऐसा एक विद्यार्थी है जो मतलब अच्छी तरह से विषय नहीं सीख, उसको गणित पढ़ने में कितना समय लगता है? तो वो एक नापा गया कि मानो कि मोटा-मोटा उसको 1 साल लगेगा 10 चैप्टर पढ़ने में। अब वो लग दिया 10 चैप्टर और 1 साल पढ़ने में।
अब क्या हुआ, अब उसको ध्यान में रखते हुए 10 चैप्टर का 1 साल रखा। अब मध्यम विद्यार्थी तो वो 10 चैप्टर हो सकता है 5 महीने में सीख ले, और बुद्धिमान विद्यार्थी होगा, जो टैलेंटेड होगा गणित में, वो तो 1 ही महीने में 10 चैप्टर कवर कर दे। अब क्या होगा कि 10 चैप्टर जिन्होंने 1 महीने में कवर कर दिया, या तो उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसको पढ़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि बार-बार उसको वेट करनी पड़ेगी किसी के साथ होने में, या नया कुछ सीखना है तो 1 साल बाद होगा, क्योंकि तब स्टैंडर्ड तब बदलेगा, उसके बीच में वेकेशन होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड पूरा होगा तो उसके बाद बदलेगा। अब क्या होगा, वो वेट करता है। अब बार-बार वो वेट करने में वो रिवीज़न करता है। रिवीज़न करने से, अननेसेसरी रिवीज़न करने का हमारे यहाँ मना होला। जैसे मैं ही एक बात 4 बार आपको बताऊँगा, तो भी आपको वो बोर होगा, आपको वो जमेगी नहीं। आप चाहे मुझे कितना ही मानते हो, लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अननेसेसरी जो रिपिटेशन होता है, उससे क्या होता है, मानो एक में हम उदाहरण देते थे कि बाहुबली पिक्चर किसी को अच्छी लगती है। अब आज अब आप देख लें कि आपको कौन-सी पिक्चर अच्छी लगती है, तो आप एक नोट पे लिख लें आज। अब वही रोज़ आप देखें 7 दिन तक, एक नहीं एक की एक पिक्चर आप 7 दिन तक कंटिन्यू देखें। कंटिन्यू देखकर फिर मैं प्रश्न पूछूँगा 7 दिन के बाद कि आपको बिल्कुल जो बोरिंग लगती हो, बिल्कुल न पसंद ना हो, ऐसी कौन-सी पिक्चर है? आपको आश्चर्य लगेगा, आप वही लिखेंगे जो 7 दिन पहले आपने लिखी थी कि जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नेसे आपको अननेसेसरी रिपिटेशन हुआ। 7 दिन तो आप देख ही नहीं पाएँगे, ये मैं बोल रहा हूँ। 7 दिन में आप कंटाल जाएँगे। आप उसको देखना ही नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपिटेशन बहुत हुआ। विद्यार्थियों के साथ भी आज ये हो रहा है। बार-बार उसको ये रिपीट करना पड़ता है। कुछ परीक्षाएँ मंथली, तो उसमें रिपिटेशन है। फिर 3 महीने के बाद आए, तो इसमें रिपिटेशन है। फिर 6 महीने बाद आए, फिर एनुअल आए, फिर ये आए, तो उसमें बार-बार रिपिटेशन से आपको यदि बाहुबली देखकर ऐसा होता है, तो उसकी क्या अवस्था होगी? फिर हम उसको दबाव डालते हैं बाहर से कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका रिपिटेशन करना ही पड़ेगा। तो ये एक है कि बाहर का रिपिटेशन बहुत इफ़ेक्ट स्टैंडर्ड सिस्टम में ये होगा। इसके लिए जगत का कोई भी मनोवैज्ञानिक स्टैंडर्ड सिस्टम को जस्टिफाई नहीं करेगा। अब उसमें बहुत समय जाता है, बहुत बड़े वैज्ञानिकों के मत से स्टैंडर्ड सिस्टम में एक ही बात सीखने के लिए 5 गुना ज़्यादा वक़्त जाता है। तो जो बच्चा 2 साल में सीख पाएगा, उसको वही बातें सीखने में 10 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे। तो ये तो आप भी देख सकते हैं कि वो पूरा कोर्स जो साल का होता है, वो 2-3 महीने में हो जाता है, और बहुत सारी संस्थाओं ने ऐसा प्रयत्न किया है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जिन्होंने ये प्रयत्न किया है कि पूरा का पूरा कोर्स वो 1 साल का होता है, वो 2 या 3 महीने में सिखा देते हैं। अब जो 9 महीने जब बच जाते हैं, तो एक गलत सिस्टम के कारण उनका पास वहाँ टाइम हो जाता है, और वो केवल टाइम पास नहीं होता है, वो टाइम वेस्ट, वो भी नहीं, उससे भी बहुत कुछ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े टाइम की कीमत है। पैसा चला जाता है, तब तो आ जाता है, लेकिन वो टाइम गया, और वो भी गोल्डन जैसा टाइम, गोल्ड जैसा टाइम, जो गोल्डन टाइम था, वो गया। तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करते। तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम की मैंने बात की। तो यहाँ पर एक ग्रुप सिस्टम थी, उसका विचार किया गया था पूरा, कि कोई विद्यार्थी था, वो हो सकता है कि उसकी रुचि गणित में हो। तो क्या होगा, वो गणित बहुत आगे जाकर सीखेगा। तो गणित में वो मानो कि 8 साल का बच्चा है, तो हो सकता है कि गणित वो 12 साल के 15 साल के बच्चों के साथ सीख पाए, उसके उसकी बरोबरी कर पाए। तो हो सकता है वो गणित में, मानो आज की भाषा में कहे, तो गणित में वो 10वीं कक्षा में हो, और विज्ञान में वो 5वीं कक्षा में हो, और भाषा में वो 7वीं कक्षा में हो। क्यों? क्योंकि उसका हर एक विषय को उसको यदि न्याय देना है, तब उसके ऊपर हम बंधन करें, वो नहीं चलेगा। वो जो कक्षा का है, जो उसकी टेंडेंसी है जिस विषय में, उसके अनुसार उसको विषय सिखाना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने ये स्वीकार किया है कि नहीं, यही उत्तम थी। एंड्रयू बेल की जो मैंने कल बात की, उन्होंने यही लागू करने की कोशिश की थी, और इंग्लैंड में इसके भी प्रयोग उस समय हुए थे। यद्यपि उन्हीं के देशों ने ये प्रयोग को मतलब दबा दिया, लेकिन बहुत सारे वहाँ यहाँ आकर जो बहुत लोग यहाँ पर सीख कर गए थे फिलोसोफर्स, उन्होंने वहाँ पर भी ये प्रयोग किए गए कि ये बात सही है कि इसमें एक प्रकार की ग्रुप सिस्टम होनी चाहिए। तो ये एक मुख्य एक बात है। दूसरी बात मैं सबसे पहले बताऊँ,
तो जो लोग आज प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं, वो लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी के बुक्स। मैंने भी पढ़ी है बहुत। उसमें एक बात आती है कि 45 मिनट से ज़्यादा या 50 मिनट से ज़्यादा हम ग्रास्प नहीं कर सकते हैं कोई भी विषय को, या फिर हमारी एक होती है कि वो टेंडेंसी नहीं होती है कि कोई भी एक विषय को हम ज़्यादा ग्रास्प कर सकें। अब वो मानते हैं, इसके लिए सारे व्याख्यान या फिर पीरियड्स या फिर हम देखते हैं कि लेक्चर्स वो 45 टू 50 मिनट्स या 1 घंटे के रखे गए हैं। गवर्नमेंट ने भी यही रखा है, और हमारे जैसे जो अ, ऐसे ही देते हैं प्रवचन, जो कोई फॉर्मल नहीं है ये, तो ऐसे ये भी हम इतने ही रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनका सुनकर हम रखते हैं, लेकिन हम कुछ और कारणों से रखते हैं। तो ये एक बात है कि ये जो था वो एक लेक्चर का टाइम एक डिसाइड किया गया कि 45 मिनट्स। अब क्या होता है इसमें, मैं बताऊँ कि इसमें तो ऐसी बात होती है कि बहुत एक जैसे हमारे गुजरात में ही एक चंदू भट्ट जी के पास दवाई लेकर गया, तो उसको ट्रेन से बार-बार उतरता था। मतलब जो एक राजकोट होता है तो वहाँ उतर गया वो, फिर वहाँ से फिर टिकट अहमदाबाद की कटवाई। फिर अहमदाबाद की कटवा कर फिर से वो टिकट लेकर बड़ौदा, अहमदाबाद से बड़ौदा की कटवाई। फिर बड़ौदा उतरा और बड़ौदा से फिर बम्बई की ली। तो उसको पूछा, जो साथ वाला है था, जो मुसाफिर था, उसने पूछा कि आप पागल तो नहीं हो गए? आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? वो बोले कि ये टिकट बार-बार आप ले रहे हैं, आपको कहाँ जाना है? बोले बम्बई जाना है। तो बम्बई जाना था तो राजकोट से सीधी बम्बई की ले लेते यदि टिकट मिल ही रही थी। तो आपका ये सारे धक्के बच जाते क्योंकि आपको पता ही था यदि बम्बई जाना है। बोले नहीं, मुझे लॉन्ग जर्नी का मना बोला है। लॉन्ग जर्नी करने का वैद्य ने मना बोला है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं राजकोट से अहमदाबाद की ले ली, फिर अहमदाबाद उतर कर बड़ौदा की ले ली, तो ये शॉर्ट जर्नी ही मैं कर सकता हूँ, लॉन्ग जर्नी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वैद्य ने मना बोला है। तो किसी को यदि 2 रोटी खाने का मना बोले और वो कहे कि मैं आधी-आधी तो 4 खा सकता हूँ, 2 नहीं खा सकता हूँ, पूरी नहीं खा सकता हूँ, लेकिन आधी तो 4 खा सकता हूँ। अब यही बात यहाँ पर लागू हुई। यद्यपि 50 मिनट का एक लेक्चर रखा गया, लेकिन ऐसे 8 रखे गए और वो भी कंटिन्यू रखे गए। तो इसमें वो निर्धारण नहीं हुआ कि भाषा के बाद विज्ञान आए, कि विज्ञान के बाद गणित आए, जो टीचर है उसको भेज दिया गया। और ये भी निर्धारण नहीं रहा संख्या का, जबकि आइडियल ये है कि 10 विद्यार्थी से ज़्यादा, जैसे कि अ, डॉक्यूमेंटेशन जो पाठशालाओं का या गुरुकुल का या विद्यापीठों का किया गया इसमें, तो उन्होंने ये अवश्य लिखा है कि कितने पर 1 था। जैसे नालंदा विद्यापीठ पर 8 स्टूडेंट पर 1 अध्यापक था। वही तक्षशिला विद्यापीठों में 15 विद्यार्थी पर 1 जो अध्यापक था। तो अध्यापकों की संख्या भी लिखी गई है और विद्यार्थी को संख्या लिखी गई। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट पर, ये तो बहुत ज़्यादा बताया। एक अध्यापक का रहना अनिवार्य या आवश्यक है। तो ये ध्यान नहीं रखा जाता है, तो एक पर्सनली टच जो होता है, ह्यूमन टच, वो नहीं रहता है शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग है। एक मिसिंग है कि उसको तैयार होने में जो समय चाहिए बीच में, वो नहीं मिलता है। सडनली वो माइंड तैयार नहीं कर पाता है, जैसे गणित सीखने से सीधा भाषा सीखने के लिए, भाषा सीखने के सीधा साइंस सीखने के लिए, तो वो एक बर्डन का कारण बनता है, उससे वो याद नहीं रख पाता है। आप एक प्रयोग करें, बच्चे स्कूल में पढ़ते जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उसको पढ़ने के बाद आप बताइए कि जो तू पढ़ा है 5 घंटे तक, वो जो-जो पढ़ा है वो लिख दे। अब आपको आश्चर्य लगेगा, वो इतना नहीं लिख पाएगा, वो 1 घंटे में पढ़ा है ना, वो भी नहीं लिख पाएगा वो। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि वो ग्रहण नहीं कर पाता है। वो इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए विषय सिखाने के जो क्रम थे, काल थे, वो हमारे यहाँ उसका बहुत ध्यान रखा गया कि किस समय माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आयुर्वेद का सहारा लिया गया। आयुर्वेद में बताया ब्राह्म मुहूर्त में, प्रातः काल में सबसे श्रेष्ठ है, तो कोई भी बुद्धि का विषय सीखना है तो प्रातः सीखो। मध्याह्न में कोई भी प्रकार के विषय ना सीखो, सिवाय कि उसमें मन का कोई काम ना हो, कलाएँ हो, बाहरी कलाएँ हो, ऐसा ही सीखो। शाम को फिर कुछ और सीखो, शाम के विषय है संगीत आदि, साहित्य आदि, वो शाम को सीखो। रात को कथा वार्ता है, एकदम फ्री जिसमें हम हो सके, प्रसन्न हो सके, ऐसी जो विषय है, वो रात को सीखो। क्योंकि रात में हम बुद्धि का विषय सीखेंगे, तो बर्डन होगा, तो निद्रा हमारी जा सकती है। तो ये पूरी साइकोलॉजिकली उसका चिंतन किया गया, उसको देखा गया।
तो ये एक बहुत बड़ी मिसिंग एक्सटेंडर सिस्टम की जो बताई, इसलिए वो हमने पुस्तक में भी लिखा है। दूसरी जो मैंने बताई वो काल पक्ष का एक निर्धारण था कि किस काल में किस विषय को सीखा जाए। इसके ऊपर हमारा पूरा रिसर्च है। मेरा कोई रिसर्च नहीं है। गुरुवर्य ने जो भी प्राचीन ग्रंथों में से देखा, तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ, विक्रमशिला विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ, सारे विद्यापीठों का कोर्स हमारे पास आज भी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आज भी वहाँ क्या विषय सिखाते थे, कितने विषय थे और वो कब सिखाते थे और कौन से अध्यापक थे, वहाँ तक का देखा गुरुजी ने और फिर एक चयन किया कि अभी के काल पे हम कैसा सिखा सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं। अभी आप तो ये केवल जान गए होंगे कि क्या हम स्कूल पे सिखाते हैं वो इनफ है, पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है। और कोई भी आप मतलब इसमें कोई आप ही अपने को सोचना है, किसी के बाहर के प्रभाव की बात ही नहीं है। यदि वो इनफ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। आप थोड़ा भी ऐसे कुछ सीख कर, हम पेरेंट्स के लिए भी एक वैदिक पेरेंटिंग का क्लास करने वाले हैं और भी सांस्कृतिक पेरेंटिंग का जो वर्ग होता है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप वो कर लेंगे, तो आप घर पे उसको कैसे पढ़ा पाएँगे? घर पे क्या कर सकते हैं? वो भी हम आपको बताएँगे। तो बच्चों का जो समय है वो व्यर्थ किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए और हमारे अज्ञान से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे अज्ञान से जो हम भूलें कर रहे हैं, वो हम जाग जाएँ, वो हम कुछ कर पाएँ उसके लिए और ये असंभव नहीं है। सोक्रेटिस की एक अंतिम बात कह के मैं पूरा करता हूँ। वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ सोक्रेटिस। तो वो एक पक्का फल लेकर घूमता था, वो फल पूरा सड़ा था। तो पूरे मतलब मोहल्ले में निकलता था वो पक्का फल लेकर। तो उसको फिर वो पूछता था कि इसके इस में क्या कर सकते हैं? कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने आए या फिर कोई भी प्रकार का कोई चिंतक व्यक्ति आए, विद्वान आए, तो उसको पूछता था कि इसका उपयोग कैसे कर पाएँगे? तो फल देखकर तो सब बता देते थे कि थोड़ा ये बहुत तो सड़ गया है, मतलब मोटा-मोटा 70% सड़ गया है, तो इसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। मतलब इसका कुछ रास्ता नहीं है, ये आप फेंक दो। खाओगे तो बीमार हो जाओगे, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान जब शिष्य आया, तो उसने बताया कि हाँ, ये अच्छा हो सकता है। मतलब ये पूरा फिर से हरा हो सकता है। तो बताया कि अच्छा बताओ कैसे हो सकता है? तो उसने बताया कि इसमें है ना, इसके बीज आप निकाल दो। इसके बीज आप निकाल दो और फिर बो दो। ऐसे हज़ारों फल हो जाएँगे, हरे-भरे हो जाएँगे हज़ारों फल। ये जो फल है वो सड़ा हुआ है, उसकी चिंता आप मत करो, लेकिन उसमें बीज अभी जीवंत है, वो बीज का उपयोग करके आप ऐसे हज़ारों फल अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो क्योंकि बीज अभी आपके हाथ में है, फल यद्यपि सड़ गया है। अब यही बात मैं यहाँ पर कहूँ कि यद्यपि एजुकेशन का जो शिक्षण का है वो पूरा फल सड़ गया है आज। तो उसमें कुछ बदलाव आएगा, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है। चाहे वो कोर्स बदल जाए, चाहे वो कुछ भी बदल जाए, वो कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन वो सिस्टम जहाँ पर नहीं है और ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक टेंडेंसी चाहिए और बहुत कुछ उसमें चाहिए, तो वो शायद ना हो पाए। लेकिन बीज हमारे हाथ में है अभी। तो ऐसे बीजों का संरक्षण करके हम यहाँ हैं। एक बहुत सारे गुरुकुल भारत में हैं, लेकिन 50 साल की जो तपश्चर्या ये गुरुकुल के पीछे है गुरुजी की और उन्होंने ये बहुत रात भर बैठकर, बहुत ग्रंथों का अध्ययन करके, हमको 15 साल तक पढ़ा करके, तो जो उन्होंने दिया है और वो जो सुरक्षित रखे हैं ऐसे बीज, वो हम चाहते हैं कि वो सब जगह पर वो फैल जाए, वो बीज, ताकि ऐसे वृक्ष सब जगह हो और ऐसे विद्यार्थी कम से कम अगली पीढ़ी में 100 जैसे ऐसे विद्यार्थी हो सके कि जो एक प्रकार के टैलेंट वाले हो, एक प्रकार के उत्साह वाले हो और हम वो करना चाहते हैं। इसमें आप भी लगे कोई भी प्रकार का सहकार तो आप भी दे सकते हैं। कोई भी प्रकार का जैसे विद्यार्थी है और जैसे किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो महत्व की समस्याएँ हैं, ये सब जो आप समस्याएँ देख रहे हैं वो नहीं है। उसके पीछे जो समस्या है वो शिक्षा की है। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी राज किया तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया कि 2 पर काम किया जाए, उसमें सबसे पहला था वो शिक्षा थी। तो शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएँ और भी मेरे वीडियोज़ अच्छे-अच्छे मतलब अधिक माहिती के हैं,
तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब की चैनल पर शिक्षण के विषय पर भी है। और आपके जो भी सुझाव हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो अवश्य ही वो आप कमेंट में रखें। कल का दिन प्रश्नोत्तरी का है। प्रश्नोत्तरी में से समय रहेगा, तो हम यही विषय को जो कंपेयर कर रहे थे और 3 मुद्दे पर हम कंपेयर करेंगे। जो आज थोड़ा हमने कंपेयर की, जो महत्वपूर्ण विषय था उसकी हमने कंपैरिज़न की। कल हम कंपैरिज़न करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रयत्न करेंगे जो आपके प्रश्न आए हैं, उसके जवाब देने के लिए। आज मैंने जो भी बताया व्याख्यान में, वो भी आप लिखें कि आज की शिक्षा में आप कितने लगता है, कितना परसेंट आपको उपयोग में आया है, या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन जो भी है वो कितने परसेंटेज आया है, वो भी आप लिखें। और कोई प्रश्न है तो अवश्य लिखें ताकि हम चर्चा कर सकें। तो यही एक माध्यम है, नहीं तो हम सीधे आपसे प्रश्नों के रूप में चर्चा कर सकते थे, लेकिन आज ये नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब में केवल वन वे ही है। तो आप वहाँ से प्रश्न लिख कर दें और हम यहाँ पर मैं कल उसको पढ़कर फिर उसके जवाब देने का मैं कल प्रयत्न करूँगा। कल अंतिम दिन है और परसों से फिर हम कुछ आयुर्वेद को लेकर या पंचगव्य को लेकर ऐसी ही सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो आपके समय का सदुपयोग हो, इसलिए हम कल बताएँगे कि परसों से हम क्या करेंगे। लेकिन कल हमारा अंतिम दिन, यही समय 4 से 5 तक रहेगा और शिक्षा के पहलू को हम देखेंगे। नमस्कार।